Hello viewers, welcome to my channel Legal Guru, and you are watching the lecture series on Right to Information Act 2005। और इसी लेक्चर सीरीज़ के क्रम में जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों से वादा किया था कि हर एक सप्ताह आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आऊँगा, तो आज फिर मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि आप लोग पिछले के वीडियो में देखे थे कि हमने प्रियम्बल ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 को डिस्कस किया था और ऑब्जेक्टिव जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का मेंशन्ड है या एक्सप्रेस्ड है प्रियम्बल में, उसको भी बताया था। तो आज उसी का दूसरा पार्ट जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 हम लोग डिस्कस करेंगे। आशा है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया मैक्सिमम शेयर करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक करें ताकि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मैं ला सकूं। तो चलिए आज शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। In the case of Bihar Public Service Commission versus State of Bihar, which has been decided in the year of 2009, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में बताया गया कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ओपन गवर्नेंस हैं, ट्रांसपेरेंसी हैं और पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट हैं। एंड दीज थ्री आस्पेक्ट्स हैज़ बीन मेंशन्ड अंडर द प्रियम्बल ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। जैसा कि हम लोगों ने प्रियम्बल में देखा था कि प्रियम्बल ये बताता है कि प्रियम्बल में ओपन गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट को इसको इंश्योर करने के लिए या उसे अचीव करने के लिए, इस पर्पस को अचीव करने के लिए प्रियम्बल में जो है प्रियम्बल ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कहता है। तो जो मेन ऑब्जेक्ट है वो है ओपन गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट, विच हैज़ बीन डिस्कस्ड इन द प्रियम्बल ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अब जब हम आफ्टर द डिस्कसिंग ऑफ प्रियम्बल ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आरटीआई। अब उसको हम बारी बारी से जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आरटीआई को, ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों को पॉइंट्स बनाने में बेटर हो, तो चलिए एक एक पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का क्या ऑब्जेक्टिव्स है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्लाइड में, जो पहला है टू इंश्योर इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी, दूसरा है टू प्रमोट द पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, the third is to promote open governance system, fourth is transparency and accountability, fifth is to curtail corruption, sixth is to ensure healthy democracy, seventh is to harmonize the conflicting interest, as we have discussed in earlier class these kind of conflicting interest, eighth is to ensure proactive information. This is very important aspects of right to information act 2005. Next, ninth is to establish central information commission and a state information commission, and in short they are called CIC and SIC. And next, 10th is to ensure priceless and time bound information, and 11th is to ensure good governance. तो ये अगर ऑब्जेक्टिव्स जो है वो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, लेकिन मैं एक सुविधा के दृष्टिकोण से मेन ऑब्जेक्टिव्स को 11th पार्ट में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। आशा है आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। अब हम एक एक जो ऑब्जेक्टिव्स है सबको जो है बारी बारी से डिस्कस आप लोगों के समक्ष करेंगे। तो पहला है टू इंश्योर
इन्फॉर्म सिटीजनरी। तो जैसा कि आप पीपीटी में देख रहे होंगे, इसका क्या मतलब है? तो सिटीजन मस्ट बी इन्फॉर्म थ्रू ऑल साइड्स ऑफ कॉर्नर अबाउट गवर्नेंस। An uninformed citizenry creates a lot of confusion with regard to democracy. In the case of Secretary Ministry of Information and Broadcasting, Government of India versus Cricket Association of Bengal, year 1985, it has been held that one-sided information, misinformation, disinformation, and non-information all equally create an uninformed citizenry. इंफॉर्मेशन के इंपॉर्टेंस को बताते हुए सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के केस में बताया गया कि इंफॉर्मेशन जो है वो कितना ज़रूरी है, और जब तक जो है सभी ओर से सफिशिएंट इंफॉर्मेशन जो है वो पीपल को नहीं पता चल जाता है या उसके बारे में उसको नॉलेज नहीं होता है, तब तक वो पीपल जो है वो अनइन्फॉर्म्ड है। अगर उसमें थोड़ी भी कमी हो गई कि कुछ इंफॉर्मेशन की कमी रह गई कि कुछ पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं पहुंचा, आधा अधूरा इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा, तो सिटीजन्स जो है ये हम नहीं कह सकते हैं कि वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन है, दे आर अनइन्फॉर्म्ड सिटीजन। सो दैट्स वाई under this case it has been said by the honorable court that one-sided information, misinformation, disinformation and non-information all equally create an uninformed citizenry. In the absence of information, people are unable to form a sound public opinion, and freedom of speech and expression guaranteed under Article 19 is meaningless. So, as we have discussed that when the freedom of speech and expression guaranteed under Article 19 must be obeyed through the effective source of information. Until or unless we have not sufficient informations, we are not able to form a sound public opinion. Sound public opinion means कि effective opinion, तो जब तक स्वाभाविक है जिस चीज़ के बारे में मुझे जानकारी ही नहीं होगी तो हम इफेक्टिव ओपिनियन जो है नहीं बयां कर सकते हैं। सो इफेक्टिव इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन मस्ट बी इफेक्टिव, तो इंफॉर्मेशन के रहने से ही, इफेक्टिव इंफॉर्मेशन के रहने से ही जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो गारंटीड हो सकेगा, वो मीनिंगलेस नहीं होगा। अगर इंफॉर्मेशन नहीं मिले तो वो मीनिंगलेस ही होगा। उसके बाद कहता है राइट टू इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन विच इज एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कॉन्साइंस एंड सेल्फ फुलफिलमेंट। राइट टू इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन। स्वाभाविक है आप चीज़ों को तब तक एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं जब तक जो है आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो आपकी जो ओपिनियन है या आपका जो कॉन्साइंस है वो जो है वो सही आंसर नहीं दे पाएगा या सही ओपिनियन फॉर्म नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि राइट टू इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन एंड विच इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कॉन्साइंस एंड सेल्फ फुलफिलमेंट। तो ये हमारा पहला था, टू इंश्योर इन्फॉर्म सिटीजनरी। Second is to promote the participatory democracy. The democracy cannot exist unless all citizens have a right to participate in the affairs of the polity of the countries. The right to participate is meaningless unless the citizens are well informed on all sides of the issues in respect of which they are called upon to express their views. Democracy means government of the people, by the people and for the people. As Abraham Lincoln had said, there was a sense of by the people till the enactment of present legislation. तो जो दूसरा ऑब्जेक्टिव्स है वो है टू प्रमोट द पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी।
और एज यू नो डैट, जैसा कि पीपीटी में भी बताया गया है कि डेमोक्रेसी का क्या मतलब है। डेमोक्रेसी का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अगर आप गौर कीजिएगा तो पिछले के हम वीडियो में भी बताए थे कि 2005 तक अगर बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ आरटीआई मुझे पूछा जाए तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इफेक्टिव डेमोक्रेसी रन कर रही थी, बिकॉज देयर वाज ए एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। देयर वाज ऑफ द पीपल बिकॉज द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट थे वो पीपल का ही गवर्नमेंट थे, पीपल के लिए ही थे। सो देयर वाज ऑफ द पीपल, देयर वाज फॉर द पीपल। वो फॉर द पीपल भी कुछ हद तक रिकॉग्नाइज था, क्योंकि जो गवर्नेंस होती थी वो जो है वो पीपल या सिटीजन्स के लिए ही होती थी, बट देयर वाज एब्सेंस ऑफ बाय द पीपल। हाउएवर हम लोग के पास जो है राइट टू वोट था, लेकिन क्या सिर्फ वोट देने से बाय द पीपल इंश्योर हो रहा था? हम कहेंगे नहीं, बिकॉज until or unless without knowing the character of the representatives and without knowing the details regarding the candidate of the elections, we were unable to express the effective views। कि हम जब तक कैंडिडेट के कैरेक्टर्स के बारे में नहीं जाने, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मुझे नहीं हो कि किस तरह का कैंडिडेट है, उस पर क्या आपराधिक मुकदमा है या नहीं है, उसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, वो मुझे मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, तब तक उस इंफॉर्मेशन के एब्सेंस में हम एक इफेक्टिव ओपिनियन नहीं फॉर्म कर पाते थे। तो हम ये कह सकते हैं बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ आरटीआई कि 2005 से पहले जो है आपको राइट इफेक्टिव बाय द पीपल वर्क नहीं कर रही थी। और डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि हम लोग ने शुरू से ही कहा कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो जो बाय द पीपल यानी पार्टिसिपेशन की बात है, वो पार्टिसिपेशन केवल वोट डालने मात्र से ही खत्म नहीं होता है। गवर्नेंस के सारे एस्पेक्ट पे पब्लिक ओपिनियन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, और वो पब्लिक ओपिनियन या पब्लिक जजमेंट जो है वो कब बनेगा? जब हमारे पास सही मात्रा में इंफॉर्मेशन होगा, और बिना सही इंफॉर्मेशन के हम अपने एक्सप्रेस को सही मायने में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में या गवर्नेंस में जो पार्टिसिपेशन है वो तब तक जो है इफेक्टिव नहीं हो सकती है, या डेमोक्रेसी तब तक एग्जिस्ट नहीं हो सकती जब तक सिटीजन्स को जो है राइट टू पार्टिसिपेट जो है गवर्नमेंट के या पॉलिटिक्स के अफेयर्स में के मामले में उसका इफेक्टिव पार्टिसिपेशन हो। तो द पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, टू प्रमोट द पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी is one of the major objectives of Right to Information Act, and the term participatory democracy in the form of participation is expressed under the preamble of Right to Information Act, which has been discussed in earlier class. The third is to promote open government system. To promote open government system, and open government means that the governmental activities need to be known to the public, and the responses of the public regarding these activities should also be known to the government. There must be a concept of two-way traffic, where expectations of the general public is known to the government, and the ways through which these expectations are met by the government may also be known to the public. अब कहता है कि जो ओपन गवर्नमेंट सिस्टम है, ओपन गवर्नमेंट में जो है, इसका मतलब ये हुआ कि जो गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ हैं वो जो है वो किसको जानना चाहिए? वो पब्लिक को जानना चाहिए, और उस गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट में क्या रिएक्शंस हैं पब्लिक के, उस रिएक्शंस को भी जो है गवर्नमेंट को जाननी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे जो बताया गया है कि देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ टू वे ट्रैफिक सिस्टम। एक साइड से जो है आपको गवर्नमेंटल इंफॉर्मेशन रन कर रही है, और दूसरी ओर से उस गवर्नमेंटल इंफॉर्मेशन पे जो एक्सपेक्टेशंस हैं
जनरल पब्लिक के या उसके जो ओपिनियन हैं वो रन कर रही हैं, जो आपको गवर्नमेंट तक वो पहुंच पा रही हैं। तो ओपन गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंटल ऑफिस है आपको वो एट द पब्लिक डिजायर जो है वो ओपन होनी चाहिए। ईच एंड एवरी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसको उसके डिजायर पे मिलनी चाहिए। सो इंफॉर्मेशन इज द वेल्थ ऑफ नेशन, पीपल आर बेनिफिशियरी एंड द गवर्नमेंट इज ट्रस्टी ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। Therefore, the governmental office must be open on the desire of the citizens. In a leading case, Bennett Coleman and UP versus Uttar Pradesh versus Raj Narayan, and in several cases, the Honorable Supreme Court has discussed the importance of information and states the importance of information. Ki what is the importance of information? And in these line we can understand the importance of information ki in where Honorable Supreme Court has said कि information is the wealth of nation। information जो है वो राष्ट्र का धन है और पीपल्स जो हैं वो बेनिफिशरीज हैं इस धन के, और जो गवर्नमेंट हैं वो ट्रस्टी हैं इस वेल्थ के, यानी इस इंफॉर्मेशन के। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के पास जो है उसके प्रोटेक्शन के लिए जो है वो उस इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करती है, उस प्रोटेक्शन करने का जो है वो राइट है। और उस इंफॉर्मेशन को किसके लिए प्रोटेक्ट करना है, तो वो पीपल के लिए प्रोटेक्ट करना है। तो ठीक ट्रस्ट वाली सिस्टम, इसका मतलब वो है कि पीपल जो बेनिफिशियरी है उसको जो है वो इंफॉर्मेशन, पब्लिक इंफॉर्मेशन या गवर्नमेंटल इंफॉर्मेशन जो है वो उसको मिलनी ही चाहिए। So openness is the prerequisite for the healthy democracy. It doesn't include sensitive and confidential information. अब ओपन गवर्नमेंट का ये मतलब नहीं है कि जो ओपन गवर्नमेंट है दुकान की तरह जो है ऑफिस खुला हुआ है और आप जाइए और अब जो है आपका जो है राइट रिकॉग्नाइज हो जाएगा, इसका ये मतलब नहीं है। सो ईच एंड देयर मस्ट बी अ कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन and however openness is the prerequisite of the healthy democracy. It means that healthy democracy का मतलब ये होता है, हालांकि हम आगे चर्चा करेंगे कि हर एक मामलों में एक ही चीज़ें लागू नहीं हो सकती है। तो हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए आपको जो है ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी सर्कुलेटेड एट द डिजायर ऑफ द पीपल्स। So the certain kind of sensitive and confidential information must be protected, must be restricted in the interest of democracy and in the interest of governance. So आपको जो है in the interest of healthy democracy आपको कुछ तरह के इंफॉर्मेशन जो है आपको वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए और वो इंफॉर्मेशन जो है वो सर्कुलेट नहीं होना चाहिए जो नेशन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, जो उसके सेफ्टी और इंटीग्रिटी के लिए खतरा हो, तो इस तरह के इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं देना चाहिए। और हेल्दी डेमोक्रेसी का लेमैन कंसेप्ट समझिए कि एक मोटा आदमी और एक पतला आदमी है, तो जो मोटा आदमी के लिए रूल है वो पतला आदमी के लिए नहीं हो सकता है। तो दोनों का जो कंडीशंस अलग अलग है, हेल्थ कंडीशंस, तो दोनों के कंडीशंस में अलग अलग रूल अप्लाई होंगे। ठीक यही कंडीशन इन डिस्क्लोजर और सेक्रेसी के मामले है कि ईच एंड एवरी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विल नॉट बी डिस्क्लोज्ड। Fourth is transparency and accountability. The transparency refers to availability of information to the general public and clarity about functioning of governmental institutions, whereas accountability means that right to information opens up government records to public scrutiny, thereby arming citizens with a vital tool to inform them about what the government does and how effectively, thus making the government more accountable.
Transparency and openness in the functioning of the government and other agencies is a check on doing and misdoing of the government. Hence, the Right to Information Act 2005 has been adopted to bring transparency and accountability in the working of every public authority. अब जो चौथा टर्म है वो कहता है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो जो फोर्थ टर्म है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, अब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का जो प्रियम्बल है जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया है, उसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी एक मेजर ऑब्जेक्टिव्स है जो प्रियम्बल में ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड है कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का ऑब्जेक्ट है। तो स्वाभाविक है जो पब्लिक फंक्शनिंग है या जो गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं तो उसके इंफॉर्मेशन को अगर डिस्क्लोज कर दिया जाए या उसके रिकॉर्ड अगर डिस्क्लोज हो जाए पब्लिक को, तो ये स्वाभाविक ही है कि जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल हो जाएंगे, उनकी सारी एक्टिविटी जो है आपको वो अंडर द पब्लिक स्क्रूटनी हो जाएंगे। और जब पब्लिक स्क्रूटनी हो जाएंगी यानी जब निगाहें पब्लिक की उसके ऊपर रहेंगी तो ट्रांसपेरेंसी जो है वो तो अचीव होगा ही होगा सिस्टम में थ्रू द मेकिंग ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंटल अथॉरिटीज हैं वो भी अकाउंटेबल होंगे और वो जो है वो इफेक्टिव वे में जो है आपको रन करेंगे। तो द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इज वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 जो है वो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है। और ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी किसका? तो पब्लिक ऑफिशियल्स का। तो जो राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 है उसके एडॉप्शन के पीछे जो मूल वजह है वो पब्लिक ऑफिशियल्स के वर्किंग स्टाइल में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना। Next is to curtail corruption. Right to Information Act 2005 is a critical tool to check the administrative corruptions, which allows inefficiency to thrive and distorts the potential for growth. Corruption has a particularly pernicious effect on less developed countries. It is the poor who always bear the greatest burden of a corrupt society. And Soli Sorabji is stressing on the need of right to information aim at bringing transparency in administration and public life, says lack of transparency was one of the main causes for all pervading corruption, and RTI would lead to openness, accountability and integrity. Hence, the present enactment is helpful for checking the abuse of administrative discretion, which is a great source of administrative corruption. एंड हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके जस्ट चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को तो वो पांचवें से भी समझा जा सकता है आपको। तो ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी किस लिए कि वो उसको अचीव करना है कि करप्शन फ्री सोसाइटी को अचीव करना है। होता ये है कि पहले की वीडियो में हमने एक आप लोगों को बताया था एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन को कि वी आर लिविंग इन वेलफेयर कंट्री, वेलफेयर सोसाइटी, एंड इन द वेलफेयर सोसाइटी सेवरल वेलफेयर स्कीम्स हैज टू बी लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स को लॉन्च करना होता है, वेलफेयर पॉलिसी बनानी होगी और उस दौरान में जो है सेवरल अफर्मेटिव एक्शंस जो हैं वो स्टेट के द्वारा वो लिए जा सकते हैं या लिए जाते हैं। अब सब अफर्मेटिव एक्शंस का मतलब ये है कि जो पॉजिटिव एक्शंस हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी जो है वो लिए जाते हैं। अब समस्या ये हो जाती है कि गवर्नमेंट पॉलिसी तो बन जाती है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ या एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ को ही करना होता है। अब इस इम्प्लीमेंटेशन के क्रम में एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के ऊपर कुछ सर्टेन डिस्क्रिशन दिया गया है कि इस जो स्कीम्स हैं उसको किस तरह
आप लॉन्च करें, या जो जीरो लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे जो रियलिटी होती है, उस टाइम आप जो है, जो अगर नेसेसिटी एक्शंस हो उसके इम्प्लीमेंटेशन से रिगार्ड में, तो वो आप उस पर, उसकी डिस्क्रिप्शन होती है पब्लिक अथॉरिटी की, आप जो है या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज की, कि उस डिस्क्रिप्शन को आप यूज करें और उसको इम्प्लीमेंट करें। अब हमने पहले भी क्लास में भी बताया था कि अब राशन कार्ड, राशन देना है, गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी राशन देना है। अब राशन लाल कार्ड से देना है कि पीला कार्ड से देना है, तो ये सब्जेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन है। तो ये जो अब यहीं पे जो है इशू रेज होता है और यहीं पे जो है करप्शन की एक संभावना होती है। तो जहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन होगा वहां पे करप्शन होगी। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के माध्यम से लेस करप्शन फ्री सोसाइटी बनाने में बहुत ही एक जो है ये इंपॉर्टेंट इनैक्टमेंट है। अब राइट टू, जब सफिशिएंट इंफॉर्मेशन विथ रिगार्ड टू एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट अगर होंगे, तो उस केस में ये पूरी की पूरी संभावना है कि जो करप्शन का लेवल होगा वो बहुत ही लोअर डिग्री का होगा। तो आपको राइट टू ये कहते हुए मुझे थोड़ी भी हिचक नहीं कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के इनैक्टमेंट से जो एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन है आपको जो है वो तो कम हुआ ही है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन जो है वो ओपन हुआ है, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन के ओपन होने से आपको जो है करप्शन का लेवल जो है वो कम हुआ है। तो जो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शंस हैं, जब तक राइट टू इंफॉर्मेशन का इफेक्टिव वे में इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, तो इट लीड्स द करप्शन। स्वाभाविक है, अगर इंफॉर्मेशन आप नहीं प्रोवाइड करिएगा तो वहाँ पे करप्शन की उम्मीद ज़्यादा है। सो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी टू अचीव द करप्शन फ्री सोसाइटी। So these are the major objectives of Right to Information Act 2005. Next is to ensure healthy democracy. The concept of maximum disclosure and minimum exemption must be recognized by the government. In other words, we can say that disclosure must be rule and secrecy must be exception. Open government doesn't mean that all the sensitive information need to be disclosed. Disclosure must be restricted by keeping in view the national and public interest of the country. और जैसा कि हमने पहले भी बताया कि जो टू इंश्योर हेल्दी डेमोक्रेसी भी अचीव है, इसका मतलब ओपननेस का मतलब या ओपन गवर्नमेंट का ये मतलब नहीं है कि ईच एंड एवरी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन मस्ट बी सर्कुलेटेड एट द डिजायर ऑफ द पीपल or citizens. So in the interest of society, certain kinds of information cannot be provided and certain kinds of information should be or must be restricted. Each and every kind of information जो है वो provide नहीं किया जा सकता है under the umbrella of open government system. Since हम लोग जानते हैं कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में डिस्क्लोजर इज ए रूल एंड सेक्रेसी इज एक्सेप्शन। ये तो कहा गया है कि मैक्सिमम डिस्क्लोजर होनी चाहिए, लेकिन सेक्रेसी और सेक्रेसी जो है वो एक्सेप्शन के फॉर्म में होनी चाहिए, कि मिनिमम होनी चाहिए, एब्सोल्यूट नहीं होनी चाहिए, कम से कम सेक्रेसी होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि डिस्क्लोजर भी होनी चाहिए आपको और सेक्रेसी भी होना चाहिए, कि सेक्रेसी एंड डिस्क्लोजर दोनों जो है वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। अगर एब्सोल्यूट वे में अगर डिस्क्लोजर कर दिया जाए तो ये जो एब्सोल्यूट डिस्क्लोजर है, एक बार डिस्क्लोज हो जाता है तो इट विल ओपन टू द होल ऑफ द वर्ल्ड। सो these circumstances it may be injurious for the society, कि सभी तरह के इंफॉर्मेशन को अगर डिस्क्लोज कर दिया जाए तो ये सोसाइटी के लिए ये ठीक नहीं होगा और नेशन के इंटरेस्ट में इंडेंजर्ड भी हो सकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो इंफॉर्मेशन के रिस्ट्रिक्शन से रिगार्डिंग क्लॉजेज हम लोगों ने डिस्कस भी किया है कि सेक्शन 8 में है, सेक्शन 9 में है, सेक्शन 11 में है, और पब्लिक इंटरेस्ट एंड प्राइवेट इंटरेस्ट
टर्म की भी जो है बातें की गई है। तो मोटा मोटी अभी मुझे बस इतना समझना है कि जो हेल्दी डेमोक्रेसी है उसको जो है वो हेल्दी डेमोक्रेसी तभी जो है वो ये तो हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए जो है ओपन गवर्नमेंट वो प्रीरिक्विजिट है, लेकिन इसके बावजूद भी, इस ओपननेस के बावजूद भी कुछ तरह के इंफॉर्मेशन जो है, सर्टेन काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोटेक्टेड अंडर द purview of national interest or public interest or greater public interest. Next is to harmonize the conflicting interests. कहता है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड सोशल इंटरेस्ट बोथ शुड बी प्रोटेक्टेड. Comparative public interest test must be recognized under the Right to Information Act 2005. We have discussed that जहाँ पे एक पर्सन का राइट खत्म हो जाता है वहाँ पे दूसरे पर्सन का राइट स्टार्ट हो जाता है, या अगर किसी एक का राइट है तो दूसरे का ड्यूटी भी है कि उस राइट को रिकॉग्नाइज करें, और किसी का ड्यूटी है तो दूसरे का राइट, तो बोथ आर कोरिलेटिव्स. तो ऐसा ना हो कि किसी एक के इंफॉर्मेशन के डिस्क्लोजर के कारण किसी दूसरे का जो है हार्म मैक्सिमम हो जाए. तो इस चीज़ों को बैलेंस्ड करना है कि आपके राइट को रिकॉग्नाइज करते हैं, आपका डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन हो, लेकिन दूसरे का भी जो है आपको उससे उसके राइट को उसका राइट इन्फ्रिंज ना हो, या उसे कुछ लॉस नहीं हो आपके डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन से. और द टर्म प्राइवेट इंटरेस्ट एंड पब्लिक इंटरेस्ट हैज बीन यूज्ड अंडर द सेक्शन ऑफ 8 ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, which has been called as exemption clause. तो सेक्शन 8 में जो टर्म है वो प्राइवेट इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट की भी चर्चा है. सेक्शन 11 में भी अगर बात करेंगे तो वहाँ पे कहता है कि इस तरह के इंटरेस्ट को जो है हार्मोनाइज करना है. अब हार्मोनाइज इस तरह से करना है यानी बैलेंस करना है कि किसी के डिस्क्लोजर से किसी को लॉस नहीं हो. अगर किसी के सेक्रेसी को रिकॉग्नाइज करने से अगर पब्लिक इंटरेस्ट इंडेंजर्ड नहीं हो रही है, मान लीजिए किसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन है, किसी का कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, चाहे इंफॉर्मेशन विथ रिगार्ड टू थर्ड पार्टी ही क्यों ना हो, अगर प्राइवेसी का मैटर है और उसके प्राइवेसी को रिकॉग्नाइज करना होगा गवर्नमेंट को, क्योंकि प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है. लेकिन वो किस लेवल तक, क्या एब्सोल्यूट फॉर्म में प्राइवेसी को रिकॉग्नाइज करना? नहीं, एब्सोल्यूट फॉर्म में नहीं. ये तब तक ही रिकॉग्नाइज्ड होगी जब तक पब्लिक इंटरेस्ट हार्मफुल नहीं होगा, या पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो इंडेंजर्ड नहीं होगा, या आपके सेक्रेसी से किसी थर्ड पार्टी के जो है राइट इन्फ्रिंज नहीं होंगे. सो द टर्म प्राइवेट इंटरेस्ट एंड पब्लिक इंटरेस्ट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005. एंड वेयर these things arises, in that time the comparative public interest test must be applied. अब वहाँ पे सेक्रेसी और डिस्क्लोजर को दो तराजू में रखना है कि एक अगर तराजू जो है अगर डिस्क्लोजर का तराजू जो है वो ज़्यादा वेटेड है, इसका मतलब ये है कि डिस्क्लोजर वहाँ पे होना चाहिए, इसका मतलब है कि वहाँ पे हार्म नहीं होगा उसके डिस्क्लोजर से, तो उस तरह के डिस्क्लोजर होगा. जिस साइड अगर सेक्रेसी का तुला अगर ज़्यादा भारी है तो फिर जो है फिर वहाँ पे सेक्रेट रखेंगे इन्फॉर्मेशन. कहने का ये मतलब है कि अगर डिस्क्लोज किसी तरह के इन्फॉर्मेशन को के डिस्क्लोजर से अगर पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो रही है तो उस तरह के इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर देना होगा. अगर पब्लिक इंटरेस्ट सर्व नहीं हो रही है, अगर किसी तरह के इंफॉर्मेशन से पब्लिक इंटरेस्ट खतरे में है, या फ्रेंडली रिलेशंस खतरे में है, या नेशंस के इंटरेस्ट जो है ग्रेटर पब्लिक इंटरेस्ट इंडेंजर्ड हो सकती है, तो उस तरह के इंफॉर्मेशन को आप सर्कुलेट नहीं कर सकते हैं. सो डिस्क्लोजर और सेक्रेसी को जो है दे मस्ट बी बैलेंस्ड अंडर द कंपैरेटिव पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट. कि वहाँ पे देख लिया जाएगा कि आउटवेट हार्म कितना है, हार्म सेक्रेसी में ज़्यादा है कि हार्म जो है आपको डिस्क्लोजर में ज़्यादा है. मिनिमम हार्म के सेंस में आपको डिसीजन लेना होगा.
तो इसलिए द टर्म हार्मोनाइज द कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, द टर्म हार्मोनाइज हैज़ बीन यूज्ड, कि वहाँ पे आपको बैलेंस्ड करनी होगी। आपको इस तरह के अगर प्राइवेट इंटरेस्ट हैं या पब्लिक इंटरेस्ट हैं तो दोनों को बैलेंस्ड करते हुए आपको इंफॉर्मेशन के डिस्क्लोजर से संबंधित डिसीजंस पब्लिक अथॉरिटी को लेने होंगे। नेक्स्ट इज टू इंश्योर प्रोएक्टिव इंफॉर्मेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। RTI Act 2005 creates an obligation on the public authority to provide the information suo motu. This was a new provision which were not available in the Freedom of Information Act 2002. तो जो प्रोएक्टिव इंफॉर्मेशन है, आप जब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में देखेंगे तो this has been expressed under the section 4(1)(b). तो सेक्शन 4 में आपको प्रोएक्टिव इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस्ड है। और प्रोएक्टिव इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में है, तो आपको किस टर्म में है, तो सुओ मोटो डिस्क्लोजर। सेक्शन 4 में प्रोएक्टिव इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेंगे ये टर्म। हाँ, प्रोएक्टिवली वर्ड यूज है, लेकिन आपको सुओ मोटो डिस्क्लोजर जो है आपको ये वर्ड यूज है अगर सेक्शन की बात करें। तो इस तरह का क्लॉज सेक्शन 4 जो है एक बहुत ही खास प्रोविजन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में लाया गया, जो कि पहले फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 में इस तरह की कोई प्रोविजंस जो नहीं थी। अब प्रोएक्टिव इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं? हमने पहले भी बताया था कि दो तरह के इंफॉर्मेशन होते हैं, कि रिएक्टिव इंफॉर्मेशन, एक प्रोएक्टिव इंफॉर्मेशन। रिएक्टिव इंफॉर्मेशन तब होती है जब on the request of citizens the public authority has delivered the information. Such kind of information is called reactive information. And when no any request has been filed on the part of citizens and the public authority has disclosed the information suo moto without accepting any kind of request, तो सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रोएक्टिव इंफॉर्मेशन और सुओ मोटो डिस्क्लोजर। वहां पे प्रोएक्टिव इंफॉर्मेशन के केस में किसी भी तरह का जो है आपको रिक्वेस्ट फाइल नहीं किया जाता है अंडर सेक्शन 6 ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। सो सेक्शन 4 पुट्स एन ऑब्लिगेशन अपॉन द पब्लिक अथॉरिटी टू डिलीवर द इंफॉर्मेशंस। यहाँ पे एक ऑब्लिगेशन है पब्लिक अथॉरिटी पे कि इस तरह के इंफॉर्मेशन को आपको जो है वो प्रोवाइड किया जाए। और ये इस तरह के इंफॉर्मेशन जो है आपको ये जब सुओ मोटो डिस्क्लोजर पॉलिसी की बात होती है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में, तो इस तरह के प्रोविजन को एडॉप्ट करने के पीछे ही जो मंशा है, जैसा कि प्रेम्बल में बताए थे, कि टू इंश्योर द मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी, मैक्सिमम अकाउंटेबिलिटी एंड मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, कि आपको इंफॉर्मेशन मांगने की जरूरत नहीं है। उस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, उस गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन थ्रू दी सेवरल चैनल ऑफ द कम्युनिकेशन जो है आपको उस वहाँ पे डिस्प्ले करने होंगे गवर्नमेंटल अथॉरिटी को, चाहे वेबसाइट के माध्यम से या नेम प्लेट कहते हैं प्लेट्स के माध्यम से, बोर्ड्स के माध्यम से, through the means of television, through the means of radio, through the means of newspapers। तो सुओ मोटो जो है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको देने होंगे, ताकि जो पब्लिक ओपिनियन है वो उस पे हेल्दी फॉर्म हो सके, उस इंफॉर्मेशन के हेल्प से पब्लिक ओपिनियन हेल्दी फॉर्म हो सके और मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी जो है वो इंश्योर किया जा सके और लेस करप्शन जो है उसके उस ऑब्जेक्ट को पाया जा सके, विच हैव बीन डिस्कस अर्लियर। So the provision with regard to proactive information is very important under the Right to Information Act. So to ensure proactive information is one of the major objectives of Right to Information Act 2005. Next, 9th is to establish Central Information Commission and SIC. शॉर्ट में हम Central Information Commission और SIC को जो है CIC और SIC कहते हैं। स्टेट इंफॉर्मेशन SIC और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को CIC। तो पहले इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं था, तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में
जो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के एस्टैब्लिशमेंट की बात की गई है, ताकि जो इंफॉर्मेशन का जो एश्योरेंस है मैं इफेक्टिव वे में उसका कंप्लाइंस हो सके। पब्लिक अथॉरिटी अगर एप्लीकेशन को रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, इंफॉर्मेशन नहीं देगी, तो उसके लिए जो है अपीलेट अथॉरिटी है, उसके बाद आप स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में जो है आप जा सकते हैं। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, कई लोग कंफ्यूजन होता है कि SIC मीन्स जस्ट लाइक एज ए हाई कोर्ट एंड CIC मीन्स जस्ट लाइक एज ए सुप्रीम कोर्ट। नो, दिस इज रॉन्ग। CIC is established for the subject of central government। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिलेटेड डिपार्टमेंट हैं, तो उसके अंदर जो ऑफिसेज आएंगे या उसके उस अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के अंदर जो अथॉरिटी आएंगे, चाहे वो आपको केंद्र शासित प्रदेश हो या और भी उससे रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स होंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या और भी इनकम टैक्स हो या और भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी हैंगे, तो वो दे विल बी कवर्ड अंडर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो उससे रिलेटेड मैटर अगर हमको अपील में जाना है, सेकेंड अपील में, तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन उसके लिए बनी हुई है। और स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं या उसके डिपार्टमेंट्स हैं, उससे रिलेटेड अगर अपील हमको जाना है तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में जो है वो हमको जाना होगा। अब इस यहाँ पे 10th जो है मैक्सिमम 10th जो है इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो सकते हैं और एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं दोनों ही में। तो अब उसका एक प्रॉपर चैनल है उसके अपॉइंटमेंट का, जो है जिसके हेड होते हैं स्टेट में चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड लीडर ऑफ अपोजिशन, या जो भी एक नॉमिनेटेड अगर कोई पर्सन है आपको चीफ मिनिस्टर के थ्रू। ठीक उसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, और जो है एक नॉमिनेटेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर्स के, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो सकते हैं। तो ये उसके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, हमको उस पर नहीं जाना, उस पर हम एक अलग वीडियो लेके आएंगे। तो जो इसका एक मेजर पर्पस है वो है टू एस्टैब्लिश CIC एंड SIC। So to establish CIC and SIC for the effective implementation of the Right to Information Act 2005, the Commission has power of civil court and penalty power with regard to information. The Central Information Commission is for central government departments, whereas State Information Commission is for state governments department. और कमीशन की जो पावर है वो कुछ सिविल कोर्ट के मामले में जो है विथ रिगार्ड टू प्रोडक्शन ऑफ एविडेंसेस और प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के रिगार्ड में जो सिविल कोर्ट का पावर है या प्रेजेंस से रिलेटेड, और कुछ जो पेनल्टी पावर है कि जो है आप सर्टेन पेनल्टी जो है वो इम्पोज कर सकती है, विच हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. Next is to ensure priceless and time-bound information. This objectives is very important under the Right to Information Act 2005 because this kind of objectives has not been prescribed under the earlier act. There is a provision for delivery of free of cost information for the BPL category. Section 4 also ensures priceless information where creates an obligation to disclose without any initiatives. The Act promotes the time-bound information where it prescribes the fixed time limit for the delivery of information. तो जब हम प्राइसलेस एंड टाइम बॉन्ड इंफॉर्मेशन यानी प्राइसलेस, राइट टू इंफॉर्मेशन इज ए प्राइसलेस कंट्रीब्यूशन, इसको जो है प्राइसलेस कंट्रीब्यूशन कहता है, इसलिए कि इंडिया का जो सोसाइटी है वो डेवलपिंग सोसाइटी है और यहाँ पे हम लोग बहुत पुअर कंट्री है और पुअर लोग मैक्सिमम नंबर में यहाँ रहते हैं। तो इंफॉर्मेशन चूंकि फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट को जो है अगर आप पैसे लेके इंश्योर करते हैं तो ये भी ठीक नहीं है कुछ हद तक, जो कि खासकर तब जबकि जो है आपको अगर कुछ पर्सन वो उसके पास सफिशिएंट मनी ना हो तो
तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में एक आपको प्रोविजन है कि बीपीएल कैटेगरीज के होंगे उसको फ्री ऑफ किसी भी तरह का उसको फीस नहीं लगेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। दूसरा सेक्शन 4 अगर ध्यान से पढ़िएगा तो जहां सेक्शन 3 के सेक्शन 3 जो राइट टू इंफॉर्मेशन है उसको सेक्शन 6 के माध्यम से जब रिक्वेस्ट फाइल किया जाता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास, पीआईओ के पास, तो वहां पे एक सर्टेन काइंड्स ऑफ फी आपको देना होता है। ठीक है, बीपीएल कैटेगरी में नहीं देना होगा, लेकिन जो नॉन बीपीएल है उसको 10 रुपीज़ का मिनिमम फी उसको जो है प्रिस्क्राइब है कि वो देना होगा। बट जब सेक्शन 4 की बात है, सुमोटो डिस्क्लोजर की बात है, तो उस तरह के इंफॉर्मेशन को आपको लेने के लिए कोई फीस देने की बात नहीं है, चूंकि इनिशिएटिव ही नहीं लेना है, वो ऑब्लिगेशन है पब्लिक अथॉरिटी पे। तो इस तरह की बातें जो है वो सेक्शन 4 में नहीं है। तो फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो सेक्शन 4 कहता है। वहां पे इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा और मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, अगर आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे या पूरी जब एक्ट हम लोग पढ़ेंगे आगे के क्लासेज में, तो देखेंगे कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्राइसलेस जो ऑब्जेक्ट है इसका उसको अचीव किया जाए। अब वो प्राइसलेस ऑब्जेक्ट अगर इंफॉर्मेशन अगर मान लीजिए उसका एग्जैक्ट पता नहीं हो कि कौन से इंफॉर्मेशन हो, तो इंस्पेक्शन का भी पावर है आपको, और उस इंस्पेक्शन के पावर में आप जो है डायरेक्ट स्थल विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे जो है, या आप पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को ये चाहिए कि सिटीजन्स को बोले कि आपको किस तरह के इंफॉर्मेशन चाहिए, आइए हमारे रिकॉर्ड में से देख लीजिए और उस तरह के उस पार्टिकुलर जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो बता दीजिए ताकि एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे दें ना। बल्कि ये नहीं कि जो अगर ट्रक में है तो ट्रक में भर के इंफॉर्मेशन उसको दे दिए और उस पर लाखों का चार्ज दे दिए फोटोकॉपी का। तो अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन अगर इस तरह दिया जाएगा तो एक गरीब आदमी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकता है, या अगर जो सफिशिएंट पर्सन जिसके पास मनी भी होगा वो भी इंफॉर्मेशन लेने में हिचकेगा। तो प्राइसलेस जो इसका ऑब्जेक्ट है उसको अचीव करना ये बहुत ही जरूरी है। So that's why we have said the Right to Information Act 2005 is a priceless contribution, and the term time-bound information has been used under the 10th objectives. अब जो एक्ट है आपको, the act promotes the time-bound information where it prescribes the fixed time limit for the delivery of the information. अब ऐसा नहीं है कि आप जो है आज इंफॉर्मेशन फाइल किया और उसका कोई लिमिट नहीं है, आपको विद इन 30 डेज आपको इंफॉर्मेशन दे देना होगा। थर्ड पार्टी का है तो फिर कुछ दिन का आपको ग्रेस मिलेगा, 10 और 15 दिन का। तो जो भी एक प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट है और उस टाइम लिमिट में अगर आप इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं तो द सिटीजन्स हैव राइट टू अपील इन अपीलेट अथॉरिटी इन फ्रंट ऑफ अपीलेट अथॉरिटी एंड इन फ्रंट ऑफ सेकंड अपीलेट अथॉरिटी SIC in SIC or CIC. So the delivery of information must be assured under the prescribed time period. So failureness of time is will comes under the penalty provision. तो वहाँ पे आपको पेनल्टी जो अगर उसके सफिशिएंट टाइम में अगर इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो आपको पेनल्टी लग सकता है। तो हम इसलिए हमने आप बताया कि टू इंश्योर प्राइसलेस एंड टाइम बाउंड इंफॉर्मेशन इज वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। एंड द लास्ट इज टू इंश्योर गुड गवर्नेंस। और गुड गवर्नेंस की हम जब बात करते हैं तो गुड गवर्नेंस का मतलब केवल गवर्नमेंट नहीं होता है, गवर्नमेंट के साथ साथ जो है वो पीपल भी उसमें उसका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तभी गुड गवर्नेंस का जो हम कल्पना कर सकते हैं। तो केवल और केवल गुड गवर्नेंस डजंट मीन ओनली द रूल ऑफ द गवर्नमेंट, इट ऑल्सो इंक्लूड्स सिटीजन्स पार्टिसिपेशन। इंफॉर्मेशन इज रिगार्डेड एज द ऑक्सीजन ऑफ डेमोक्रेसी, and James Madison is of the view that a popular government without popular information or the means of acquiring it is but a prologue to a farce or a tragedy, or perhaps both knowledge will forever govern ignorance, and a people who mean to be their own governors
must arm themselves with the power which knowledge gives. Public participation in government, respect for the rule of law, freedom of expression and association, transparency and accountability, legitimacy of government and the like, which are the core value of good governance, can be realized only if the right to information is implemented in the right spirit. Right to information is the hallmark of good governance. अब आप लोग समझ गए होंगे कि गुड गवर्नेंस का जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो रूल ऑफ लॉ हो या पार्टिसिपेशन हो, तो बिना सफिशिएंट इंफॉर्मेशन के गुड गवर्नेंस की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो गवर्नेंस पार्टिसिपेशन, इफेक्टिव पार्टिसिपेशन तभी जो है इंश्योर होगी आपको जबकि पीपल्स हैव द सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। तो रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एसोसिएशन, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी और लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट के लिए जो है आपको या गुड गवर्नेंस के लिए जो है आपको इंफॉर्मेशन यानी पीपल के पास जो है नॉलेज होनी चाहिए। और नॉलेज ऐसा पावर है कि जो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाती है टुवार्ड्स द सिटीजन्स। तो नॉलेज जो है आपको गवर्नमेंट के इग्नोरेंस को जो है वो ख़त्म करती है। तो अगर इसलिए जो जेम्स मेडिसन ने कहा कि ए पॉपुलर गवर्नमेंट विदाउट पॉपुलर इंफॉर्मेशन और द मीन्स ऑफ एक्वायरिंग इट इज़ बट ए प्रोलॉग टू ए फार्स और ए ट्रेजेडी और परहैप्स बोथ नॉलेज विल फॉरएवर गवर्न ignorance and the people who mean to be their own governors must arm themselves with the power which knowledge gives। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर आपका गवर्नमेंट है तो आपको जो है वो इंफॉर्मेशन उसको दिया ही जाना चाहिए। और पॉपुलर गवर्नमेंट तभी होगा जब वो पॉपुलर इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगर इसका मतलब है कि जब सिटीजन्स के पास पॉपुलर इंफॉर्मेशन होंगे, अगर सिटीजन्स के पास पॉपुलर इंफॉर्मेशन नहीं है, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जैसा कि हमने पहले भी बताया कोई ओपिनियन फॉर्म नहीं होगा और ओपिनियन फॉर्म नहीं होगा तो जजमेंट लेने के लायक ही नहीं रहेंगे वो। तो सोसाइटी में क्या हो रहा है, गवर्नेंस में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसमें पीपल्स का मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होना चाहिए। सो केवल और केवल इसलिए रूल ऑफ द गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए, इट इंक्लूड्स पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटीजन। वहाँ पे सिटीजन्स की भी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। सो गुड गवर्नेंस डजेंट only mean only rule of the government, it also includes participation। तो आई होप कि आप लोगों को इस जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है जिसको हमने 2 पार्ट में बताया वो अच्छा लगा होगा और आप लोगों को एग्ज़ाम की तैयारी करने में भी सुविधा होगी। और आप लोगों को अगर ये अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक कीजिए ताकि मैक्सिमम वीडियो आप लोगों को मिल सके। जल्द ही हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे। आई होप कि नेक्स्ट लेक्चर ओरिजिन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन के संदर्भ में लाया जाएगा। तो तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।